प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम पढ़ेंगे तीनों क्षेत्रकों की तुलना। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे ये तीन क्षेत्रक कौन कौन है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक के विषय में हम चर्चा किए थे और ये भी आपको बताए थे कि तीनों क्षेत्रकों में क्या क्या चीज़ आता है। जितना भी कृषि उत्पाद है और अन्य उत्पादन है सब प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, जबकि द्वितीय क्षेत्रक में जो भी निर्माण के कार्य होते हैं वो आते हैं और तृतीय क्षेत्रक में सेवा कार्य, जैसे चाहे वो बैंकिंग हो या संचार हो, अन्य जितने भी सेवा कार्य है वह सभी तृतीय क्षेत्रक में आता है। इन्हीं क्षेत्रकों की चर्चा आज हम आपसे करेंगे। तुलनात्मक ढंग से तुलना करेंगे तीनों में क्या अंतर है। तो आपको बता दें, तीनों क्षेत्रकों के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम भी करते हैं। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसमें काम करने के लिए। इसीलिए अगले चरण में यह हमको देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक क्षेत्रक में कितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित है और कितने लोग इस क्षेत्रक में काम करते हैं। ये हमको देखना है, कितने लोग इस क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार के दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान माना जाता है, मुख्य माना जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रक उसकी अपेक्षा छोटा आकार का माना जाता है। तो प्रत्येक क्षेत्र की विविधता, वस्तु और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, इसके विषय में जानेंगे। देखिए, आप सोचते होइएगा कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तु और सेवा की गणना करना बड़ा ही असंभव कार्य है। यह सही भी है। यह न केवल बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्य में भी होंगे कि हम कार और कंप्यूटर, कील और फर्नीचरों की जो यह संख्या है इसकी गणना हम कैसे करेंगे, इसका योगफल हम कैसे करेंगे। यह एक अत्यंत बेतुका बात भी है अगर देखा जाए तो आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जो भी अर्थशास्त्री है उनका कहना है कि हम वस्तु और सेवा की जगह पर उसका जो वास्तविक मूल्य है उसी की हम गणना करें तो हमको ये सारी चीज़ें जानकारी हो जाएगी, हमको ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। आइए हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से बेचा जाए तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपया होगा। 10 रुपया प्रति नारियल के दर से अगर 5,000 नारियल बेचा जाए तो ये 50,000 रुपया होगा। इस प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना की जा सकती है। हम उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसका योगफल प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देने की भी बात है कि यहाँ एक सावधानी की ज़रूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो आपने उत्पादन किया इसकी गणना करना और जो उसको बेचा उसकी गणना करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना करना ही औचित्य है।
जैसे एक उदाहरण से फिर आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। ये किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से गेहूं बेच देता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और मिल मालिक उस आटा को एक बिस्कुट कंपनी को 10 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेच देता है। अब देखिए, बिस्कुट कंपनी जो है आटा के साथ चीनी और तेल जैसे चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है और वह बाज़ार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये यानी 15 रुपये प्रति पैकेट के दर से वो बेच देती है। एक पैकेट का दाम 15 रुपये और 4 पैकेट का दाम 60 रुपये के हिसाब से वह कंपनी बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है और वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है वही वस्तु का अंतिम मूल्य भी है। यही हमको, इसी की गणना हमको करनी है, अंतिम मूल्य की गणना करनी है, न कि प्रारंभिक और मध्य मूल्य की। अंतिम वस्तु और सेवाओं की ही गणना की जाती है। इसका कारण यह है, यह जानने का प्रयास आपको करना है कि गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं तो मध्य वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु और सेवा के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी समाहित होता है। इसीलिए हम अंतिम मूल्य को ही, यानी जो बिस्कुट का मूल्य जो 60 रुपये प्रति किलोग्राम से आंका गया है, उसी की हम गणना करते हैं, उसी को केवल हम उसमें शामिल करते हैं। आटा का मूल्य 10 रुपया जो उस 60 रुपये बिस्कुट के मूल्य में शामिल था, सभी मूल्य शामिल थे उसमें। गेहूं और आटा के मूल्य को अलग अलग गणना करना ठीक नहीं है। एक ही वस्तु की गणना कई बार हो जाएगी, गेहूं के रूप में, आटा के रूप में, फिर बिस्कुट के रूप में, तो वह अधिक हो जाएगा, जबकि दोनों का मूल्य उस बिस्किट के मूल्य में समाहित है। इसीलिए अंतिम उत्पाद का मूल्य की गणना करना ही उचित माना गया है और उसी की गणना हम करते भी हैं, गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करना होता है, यह ठीक नहीं होगा। अब हम विशेष रूप से देखते हैं कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित और अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त करता है। यही है, तीनों क्षेत्रक के उत्पादनों के योगफल को देश का घरेलू उत्पाद कहते हैं। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का योगफल हम प्राथमिक क्षेत्रक में जो उत्पाद हुए उसका, विनिर्माण क्षेत्र में जो उत्पादन हुए उसका और जो सेवा क्षेत्र में उत्पादन हुए उसका, तीनों का योगफल निकालते हैं। यही तीनों का योगफल जो है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसको हम एक तौर पर जीडीपी भी कहते हैं। किसी देश के अंदर, किसी देश के भीतर विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। यह सकल घरेलू उत्पाद जो है अर्थशास्त्री की विशालता को प्रदर्शित करता है, विशालता को बताता है कि यह क्या है। देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के मंत्रालय इस काम को करती है। यह मंत्रालय जो है केंद्रीय सरकार का मंत्रालय, यह राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तु और सेवाओं की कुल संख्या, उसके मूल्य से संबंधित सारी सूचनाएं एकत्र करती है और तब जो है इसके अनुसार जीडीपी का अनुमान किया जाता है। इसी के अनुसार जीडीपी निकाला जाता है। यही जीडीपी है। आप बार बार टीवी पर भी जीडीपी की चर्चा आता होगा, सुने भी होइएगा। इसी के अनुसार इसके बाद आता है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। कैसे परिवर्तन होता है
अधिकांश जो विकसित राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक माना गया है, यानी यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक है और आज भी है, पहले भी था। जैसे जैसे कृषि प्रणाली में परिवर्तन होते गया, बदलाव होते गया, वैसे वैसे कृषि क्षेत्र समृद्ध होते चला गया। पहले की तुलना में आज अधिक उत्पादन होने लगा है। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे हैं। अब उत्पादन के कार्य को लोग छोड़ करके अन्य अन्य कार्यों में लग गए हैं। कोई शिल्पीकार हो गया, कोई व्यापार की संख्या में वृद्धि कर दिया, यानी कोई क्रय विक्रय का काम किया, कोई शिल्पीकार का काम किया, यानी क्रय विक्रय की जो गतियां हैं वह पहले के अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन का काम करते हैं, प्रशासक का काम करते हैं और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी पहले, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार भी करते थे। प्राथमिक क्षेत्रक में ही लोग पहले सबसे अधिक रोजगार करते थे। 100 वर्षों से अधिक तक यह समय चला, लेकिन 100 वर्षों के बाद विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से, जब विनिर्माण की नवीन प्रणाली आया, उसका प्रचलन हुआ, तो कल कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेती के काम करते थे उनमें से बहुत सारे लोग अब कल कारखानों में काम करने लगे हैं। खेती के काम छोड़ दिए, तो खेती के काम में कम लोग हैं और अधिक लोग कल कारखाने में आ गए। उन्होंने कारखानों में काम करने के लिए मजबूर भी किया गया कि नहीं, आपको कल कारखाने में काम करना है। आपने इतिहास पढ़ा है, कारखानों में सस्ते दर पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। जो वस्तुएं सस्ती होती है उसका उत्पादन जो है आपको कल कारखानों में होता है। उत्पादन और रोजगार के दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक जो है सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। सबसे ज़्यादा महत्व इसका बढ़ गया है द्वितीय क्षेत्रक का। यही कारण है कि अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा है। इसका अर्थ हुआ कि क्षेत्रक का महत्व परिवर्तित हो गया, बदल गया। विगत अगर 100 वर्षों में हम देखें तो विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया है। सेवा क्षेत्रक जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग जो हैं सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। पहले जो काम करने वाले लोग थे अब वो सेवा क्षेत्रक में आकर काम कर रहे हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है और यही देखने को मिल भी रहा है। तो इस प्रकार से आज हम देखें कि हमारे जो ये तीनों क्षेत्रक है, जिसकी तुलना हम लोगों ने अभी की है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में क्या अंतर देखने को मिला, ये हम आपको बताए। यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्नों पर आप विचार करेंगे और इसको आप हल भी करेंगे, बनाएंगे। अगर आपको कठिनाई होगी तो हमसे संपर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।